नमस्कार और आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरा देश इसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और इस मौके पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक 75 मिनट का भाषण दिया, जनता को संबोधित किया, लोगों से बातचीत की और इसमें कई सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने सामने रखी। उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे, उसको समझेंगे कि प्रधानमंत्री जी का अगला किस तरीके से इस देश के लिए वो अपनी योजना सामने रख रहे हैं नागरिकों के। तो कुछ उन्होंने जो महत्वपूर्ण बातें कही उनको एक बार सुन लेते हैं, फिर इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो उन्होंने जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात रखी कि अगले 25 सालों के लिए 5 प्रण बनाए। 5 उन्होंने प्रण किए हैं कि ये हमें देश के तौर पे नागरिकों को पूरे करने हैं, सरकार को पूरे करने हैं। पहले सुनते वो 5 प्रण क्या है। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो है एकता और एकजुटता। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। तो ये 5 प्रण किए प्रधानमंत्री ने कि इन्हें हमें हर हाल में पूरे करने हैं। और उसके बाद उन्होंने आधी आबादी की बात की, नारी सम्मान की बात की, नारी शक्ति को और मजबूत करने और उन्हें हर जगह आगे लाने की बात की। वो भी सुनते हैं। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में हम नारी का अपमान करते हैं। स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं। भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा और जो मुहिम 2014 से छेड़ी गई है वो अब निर्णायक मोड़ पर है और इसके लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और इसमें जनता की भागीदारी भी बहुत जरूरी है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पार वो तरफ लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। पीएम ने परिवारवाद पर भी गहरा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो परिवारवादी मानसिकता है सिर्फ राजनीतिक हलके में नहीं है, तमाम जगहों पे, संस्थानों में, तमाम सिस्टम में ये घर कर गई है
और इसको भी तोड़ना है, क्योंकि टैलेंट को आगे लाने के लिए नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान तो आपने सुना है। इसमें एक और शब्द प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा है, वो क्या है, सुनते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव डिजिटल से आने वाला है। तो ये अनुसंधान एक नई चीज जोड़ी गई और ये बहुत ही जरूरी है। हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद से बहुत काम हुए, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम उतनी तरक्की नहीं कर पाए जितनी हमें चाहिए थी। तो इस पर भी फोकस किया गया। एक नया शब्द उन्होंने जोड़ा कि अनुसंधान पे हमको बहुत फोकस करना है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो आज विशेष मेहमान है, मैं उनसे आपको परिचय करा देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजीव जेटली जी होंगे, वरिष्ठ पत्रकार और BBC हिंदी के संपादक रह चुके हैं, लंदन में रहते हैं। शिवकांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष जी हैं। इकोनॉमिस्ट विजय सरदाना जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और आप सबको अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री जी ने भाषण में राजनीतिक तौर पे तो ज़रूर इंगित किया ही, लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी रखी जो नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए उनके प्लान को, उनके सपनों को दिखाती हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि पहले एक एक जवाब में आप लोगों से छोटे ले लूँ कि आप लोगों ने इस स्पीच में क्या पिकअप किया, क्या आपको सबसे अच्छा लगा और किस चीज़ को आप कैसे इंटरप्रेट करना चाहेंगे। शिवकांत जी, आपसे शुरू करते हैं। आपको सबसे अच्छा क्या लगा भाषण में? सबसे अच्छा भ्रष्टाचार पे उन्होंने फोकस किया। वो बात, भ्रष्टाचार देश में संस्थागत हो चुका है, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये नई बात नहीं है, लेकिन इस पे जोर दिया, ये अच्छा लगा। जिन्होंने लूटा है उन्हें लौटाना है, ये भी उससे जुड़ी हुई बात थी। लेकिन नारी के अपमान पे जो बात कही वो भी अच्छी लगी। नई शिक्षा नीति की उन्होंने बात की, लेकिन वो स्पष्ट नहीं कर पाए कि नई शिक्षा नीति होगी क्या। उसका जिक्र बार बार हुआ। वो कई भाषणों में कह चुके हैं कि जैसी शिक्षा नीति हमारी है वो सेवक और बाबू पैदा करती है, कमेरी शिक्षा की जरूरत है देश को। उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालते तो बेहतर होता। और ये जो 5 प्रणों की बात कही है, ये 5 प्रण सही हैं। विकसित भारत की बात करना चाहते हैं, गुलामी की मानसिकता से निकालना चाहते हैं, विरासत के प्रति प्रेम जगाना चाहते हैं, देश को एक रखना चाहते हैं। और जो कर्तव्य की बात की, हमारे यहाँ अधिकार की बात बार बार होती है, सुबह से शाम तक लोग रट लगाए रखते हैं, मेरा ये अधिकार, मेरा वो अधिकार। कर्तव्य की बात नहीं होती, जबकि ये संविधान में शामिल है। ये अधिकार आपको कर्तव्य के बगैर नहीं मिल सकते, तो ये बात भी सही है। जो चीज मुझे थोड़ी सी निराशाजनक लगी वो ये कि इस बार उनकी बातों में, प्रधानमंत्री की बातों में कुछ तल्खी नजर आई और ऐसा लगा कि ज्यादा भाषण राजनीतिक था, विचारों की कमी नजर आई। मुझे लगता है विचार या तो खत्म होते जा रहे हैं या समस्याएं इतनी हैं जिसकी वजह से
वो जिस तरह की नई बात की उनसे अपेक्षा की जाती है, वैसी नई बात सुनने को नहीं मिली। जलवायु परिवर्तन पर कम बोले, महंगाई, बेरोजगारी की बिल्कुल बात नहीं की। सबसे बड़ी देश की समस्या इस वक्त बेरोजगारी है, जिसे हम बार-बार कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। वो डेमोग्राफिक डिविडेंड की जगह वो डिजास्टर होने वाला है। तो उसके लिए क्या योजना है? अनुसंधान से वो बात पूरी मुझे नहीं होती दिखाई देती। तो इसको न सुन के निराशा हुई। आशुतोष जी, आपने कैसे लिया इस भाषण को? आपने क्या पिकअप किया? आशुतोष जी, अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को। देखिए, मुझे कभी भी कोई बहुत ज्यादा उम्मीद तो उनके भाषण से थी नहीं, और उसके कारण बहुत स्पष्ट है। कारण साफ तौर पर इसलिए क्योंकि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या सांप्रदायिकता है, और जिस तरीके से नफरत का जहर पूरे देश में फैला हुआ है, वो आज के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा होनी चाहिए, सबसे बड़ा प्रण होना चाहिए। क्योंकि अगर इस देश के अंदर धर्म के आधार पर अगर लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी, विभाजनकारी बातें कही जाएंगी, नफरत का वातावरण फैलाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है उसके बाद हिंदुस्तान कभी भी जो है वो एकजुट नहीं रह सकता है। और इस बारे में अगर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के मौके पर अगर जमकर बोलते और ये कहते कि हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी मजहब का, चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे किसी भी जगह का हो, अगर वो एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अगर नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश कर रहा है या उसके खिलाफ इस तरीके की बातें कर रहा है, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और उस पर किसी तरीके की कोई मुरव्वत नहीं होगी। मुझे लगता है ये आज देश उनसे उम्मीद कर रहा था। जो उन्होंने कहा, परिवारवाद की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस देश के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर अगर मैं ईमानदारी के साथ बोलूं तो लेफ्ट पार्टीज और बीजेपी को छोड़कर कहीं भी जिस तरीके का लोकतंत्र होना चाहिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उस तरीके से किसी पार्टी के अंदर नहीं है। और परिवारवाद का सीधा सा मतलब होता है राजशाही, यानी बाप की विरासत बेटे को और बेटे की विरासत पोते को। तो वो किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन अगर आप परिवारवाद के साथ साथ अगर आप सांप्रदायिकता पर नहीं बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसमें भी ईमानदारी का पुट मुझे दिखाई नहीं पड़ता। दूसरी बात, जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्षी पार्टियों के अंदर ही है, ये इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनसे जुड़े हुए नेताओं में भ्रष्टाचार नहीं है? क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और नागरिक के अधिकारों की बात करते हैं तो इस देश के अंदर आज नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर आप किसी के खिलाफ भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट लगा देंगे और इस देश की अदालतें अगर एक ऐसा कानून इस देश के अंदर उसको सही साबित करने की कोशिश करेंगी जहां जज भी वही है, जूरी भी वही है, और पूरा जूरिस्प्रूडेंस जहां के अनलेस यू आर प्रूवन गिल्टी और इनोसेंट उसको पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, तो बात बनती नहीं है। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री जी के भाषण में कोई बहुत प्रेरणादायी बातें नहीं लगी, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब कहा जाता था कि 2022 तक आते आते देश के किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो दुगनी हुई क्या? तो इस तरीके की बातें, लच्छेदार बातें करना अच्छी बात है, वो अच्छा भाषण देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश के इस वक्त के सबसे तेजस्वी नेता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और वो एक बहुत बड़े तबके के प्रेरणा पुरुष भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर सांप्रदायिकता पर आप नहीं बोलेंगे और देश जिसकी वजह से आज अपने को टूटन महसूस कर रहा है, तो वो फिर हमको तो मुझे कम से कम प्रेरणा नहीं दे सकता, और देश के एक बड़े तबके को भी प्रेरणा नहीं दे सकता। एकता और एकजुटता की बात उस तरफ इशारा थी नहीं हमारे ख्याल से। और ये जब जो मजहबी नफरत फैलाई जा रही है उस पर तो बोलना चाहिए ना। आप जो आज ही सुबह में, मैं बड़ी बात कर रहा हूं, आज ही सुबह मैंने देखा कि किस तरीके से अलकायदा जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ बात कर रहा है। ये क्यों हो रहा है ये? और आपको अच्छी तरीके से याद है, आपके कार्यक्रम में ही मैंने कहा था कि न तो नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए, न मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये जो वाणी की स्वतंत्रता पर जिस तरीके से हमला हो रहा है और धर्म की आड़ में जिस तरीके से सलमान रुश्दी को कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, अगर आज हिंदुस्तान के अंदर, और इसके उदाहरण हमने देखा है उदयपुर में क्या हादसा हुआ है, तो उस पर सबसे मजबूती के साथ प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, क्योंकि ये सांप्रदायिकता का जहर है जिसकी वजह से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था, और सबसे बड़ा खतरा हिंदुस्तान के टूटने का इसी सांप्रदायिकता की जहर की वजह से होगा। इसके लिए कोई भी जिम्मेदार को, मैं किसी एक धर्म को, मैं किसी एक समुदाय को, मैं किसी एक नेता को जिम्मेदार नहीं मानता, मैं इस सांप्रदायिकता के जहर को जिम्मेदार मानता हूं, और इसको रोकने की भरसक कोशिश प्रधानमंत्री जी को करनी चाहिए। वो देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे ताकतवर नेता है। अगर वो एक बार इस पर मजबूती के साथ बोलेंगे और उसको मुहिम बना लेंगे, तो हिंदुस्तान में फिर सांप्रदायिकता का जहर कभी नहीं फैलेगा।
जी विजय सर, आपको क्या ठीक लगा, क्या अच्छा लगा और क्या चीज आपने पिकअप की? सबसे पहले आप सबको आज के स्वतंत्रता दिवस की बधाइयां। देखिए, एक लीडर का काम होता है विजन देना, और जो विजन आज दिया है प्रधानमंत्री जी ने, उसमें इकोनॉमिक, सोशल, डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल सारे डायमेंशंस हैं। क्योंकि जब आप किसी भी समाज को या देश को विकसित राष्ट्र बनाने की तैयारी करते हैं तो उसमें 36 पैरामीटर हैं। उसमें सिर्फ इकोनॉमिक आधार नहीं है, उसमें सोशल एंगल भी है, उसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, उसमें एनवायरमेंटल एंगल भी है, उसमें इकोनॉमिक एंगल भी है, उसमें जस्टिस भी है, उसमें ईज ऑफ लिविंग भी है। और ये बात बिल्कुल सही है कि ये ओवरनाइट नहीं होता है। और शायद प्रधानमंत्री जी ने आज 75वें सालगिरह पर अगर ये कहा है कि हमारे पास 25 साल का टाइम है और हमें एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी दिशा में सही कदम है, और पूरे देश को उसके लिए जागृत करना ये जरूरी है। तो मुझे लगता है लाल किले से जो आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल भाषण नहीं था। हाँ, हम उसकी एक लाइन लेके उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन लीडर का काम होता है एक विजन देना, और पूरे सिस्टम का काम होता है उस विजन के ऊपर काम करना। अब सवाल यह है कि क्या इस विजन के लिए हम पूरे देशवासी, इसमें सिर्फ सरकार करे तो देश नहीं चलता है। समाज देश बनाता है, सरकारें फैसिलिटेटर होती है। तो क्या पूरा समाज इस देश को डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए आगे बढ़ेगा? और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमने 75 साल राइट्स की बात करी, अब अगले 25 साल अगर ड्यूटीज पे फोकस करेंगे तो ये हो जाए। तो मुझे लगता है कि बाकी हम उसमें जो चाहे छोटे छोटे टुकड़े निकाल के एक डिटेल और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन एक जो लीडरशिप रोल होता है, मुझे लगता है आज बिल्कुल सही दिया गया। क्योंकि आप अगर छोटा गोल लेके चलते हैं जिसकी ड्यूरेशन 1 साल, 2 साल, 3 साल होती है या 5 साल होती है, तो आप राष्ट्र नहीं बना सकते, संस्थाएं नहीं बना सकते, आप इंस्टीट्यूशन नहीं बना सकते। इनके लिए कंटिन्यूटी चाहिए। और मुझे लगता है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने, इससे अच्छा कोई आह्वान नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हर एस्पेक्ट कवर है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपने क्या पिक किया? नीरज जी, 75 वर्ष का स्वतंत्र भारत है, तो सबको शुभकामनाएं। हम कुछ भी बोलने, कुछ भी करने और किसी भी तरह से देश को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, दूसरे के ऊपर बिना कुछ थोपे, सरकार से बिना कुछ ये उम्मीद किए कि सरकार क्या करेगी और हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी है। तो हम अपने जीवन में कितना बेहतर होते जाएं, वो स्थिति जो पहले प्रधानमंत्री थे देश के, वहां से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक, ये स्थिति कैसे बेहतर हो, हर प्रधानमंत्री ने काम किया। लेकिन एक छोटी सी बात से मैं कहता हूं, जब प्रधानमंत्री कहते हैं तो उनकी कथनी और करनी कितनी एक जैसी है, वो मैं आपको बताता हूं। मुझे लगता है कि वो एक बड़ा पॉइंट है। उन्होंने कहा कि आज तक नहीं हुआ कि लाल किले पर जब देश का प्रधानमंत्री बोलता हो तो जो तोप की सलामी होती है वो भारतीय, स्वदेशी, इंडिजिनस तोप हो। ये हो गया 2022 में लाल किले पर 15 अगस्त की जो सलामी थी वो भारतीय तोपों ने दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम स्वदेशी करेंगे। बहुत लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे स्वदेशी जागरण मंच टाइप का कुछ हो गया, ये संघी तो हमेशा ये कहते रहते हैं, करते धरते कुछ नहीं, इनके पास कोई विजन नहीं है। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। आज देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक माहौल है, एक चेतना है, एक लोग मानते हैं। और मैं इस पे बहुत स्पष्ट हूं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और जो एजेंसियां हैं उनको और साफ होना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारी बचता दिखेगा, छोटा या बड़ा, तो फिर जनता को थोड़ा सा मुश्किल होने लगती है, निराशा होने लगती है। लेकिन यह सच है कि आज देश के लोगों को लग रहा है कि लाल किले से जो प्रधानमंत्री बोलते हैं और जो देश में होता है
वो एक जैसा है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, नागरिक कर्तव्यों के लिहाज से अगर सरकार बोलने की स्थिति में आ पाई तो पिछले 8 वर्षों में इस देश की सरकार ने खुद का कर्तव्य दिखाया है। जो एक लाइन बोली ना, एक शब्द है कि नागरिक, और नागरिक मतलब उसमें प्रधानमंत्री भी आता है, मुख्यमंत्री भी आते हैं। जब ये प्रधानमंत्री ने बोला तो उनके अंदर से वो शब्द निकल रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वो करके दिखाया कि यही लाल किला था, यही प्रधानमंत्री का उद्बोधन था। स्वच्छ भारत अभियान कहा तो लोग मजाक बनाते थे, कैसा पीएम आ गया, ये शौचालय, स्वच्छ भारत, ऐसी ऐसी बातें करता है। आज देश में क्या स्थिति है, आप अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं और गाड़ी में से जरा कूड़ा फेंक के दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रधानमंत्री की कथनी और करनी कितनी एक है और उसका इंपैक्ट कहां पड़ रहा है। आज आप जरा बच्चों के साथ रेड लाइट तोड़ के दिखाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री जो लीडरशिप होनी चाहिए वो कैसे काम करती है। और दुनिया के जो देश बदल गए ना, हम जहां पीछे रह गए, हमारे नेता छोटी छोटी बात तो करते ही नहीं थे, जबकि कोई बड़ी इमारत बनती है तो उसके नीचे जो छोटी सी बुनियाद होती है इमारत की तुलना में, वही सबसे मजबूत, सबसे स्पष्ट, सबसे अच्छे तरीके से बननी चाहिए, उसमें डिजाइन सबसे सही होना चाहिए। ऊपर का डिजाइन तो आप बदलते रहेंगे। मुझे लगता है कि इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने वो काम किया और आज का 75 वर्ष वाला जो भाषण है उसको और मजबूती से स्थापित करता है कि देश के प्रधानमंत्री की कथनी और करनी एक है, देश की जनता उसको स्वीकार करती है। जी राजीव जेटली जी, चूंकि आप पार्टी की तरफ से हैं और आपको तो डेफिनेटली सब कुछ बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर भी एक नागरिक के तौर पे, चूंकि आज नागरिक की बहुत बात हुई है, मैं जानना चाहूँगा कि इस पूरे उद्बोधन में आपके दिल के करीब सबसे क्या था? वाजपेयी जी, सबसे बड़ी बात जो थी, आज देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भी एक देश का नागरिक हूं। प्रधानमंत्री भी देश का नागरिक है और देश के मुख्यमंत्री भी देश का नागरिक है। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना आते हो, वो नागरिक है। देश का नागरिक देशभक्त है, देश का नागरिक ईमानदार है, देश का नागरिक देश के लिए काम करना चाहता है, देश का नागरिक इस देश को आगे लेके जाना चाहता है। इस देश के नागरिक ने इस देश को बना करके रखा। इस देश के नागरिक का सबसे बड़ा योगदान इस देश के अंदर रहा है। इस देश के नागरिक की प्रतिभाओं को, उनके सामर्थ्य को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। इस देश के नागरिक ने सब कुछ करने के बावजूद चुनौतियों से का सामना करना पड़ा। देश का नागरिक चाहता था मुझे अच्छी सरकार मिले, मुझे ईमानदार सरकार मिले, मुझे विजनरी सरकार मिले, मुझे वो सरकार मिले जो मेरे सामर्थ्य को समझे, मुझे वो सरकार मिले जो देश को आगे लेकर जा सके, मुझे वो सरकार मिले जो इस देश को विकसित करने में मेरा सहयोग कर सके। और देश के प्रधानमंत्री ने आज यही बात कही कि मैं भी नागरिक हूं, इस देश के मुख्यमंत्री भी देश का नागरिक है। हर राजनीतिक पार्टी से आने वाला व्यक्ति, चाहे वो किसी भी बड़े परिवार से आता हो या छोटे परिवार से आता हो, अंत में वो देश का नागरिक ही है। अगर आपने अपने आप को देश का नागरिक बन के देश के उत्थान के बारे में सोचना शुरू किया तो हो सकता है कि कुछ चुनौतियां आपके परिवार के सामने जरूर खड़ी हो जाएं, लेकिन देश आगे बढ़ेगा तो आप व्यक्तिगत रूप से आप भी आगे बढ़ेंगे, देश का नागरिक आगे बढ़ेगा। ये जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज प्रधानमंत्री जी ने कही वो यही कही कि देश का नागरिक देश के निर्माण में बेहतर भूमिका निभाता है। यही नागरिक था, देश का नागरिक जो लगभग 70 सालों तक अपनी मेहनत के बावजूद सोचता था कि मेरा देश आगे प्रोपेल नहीं कर पा रहा है। यही देश का नागरिक था जिसने चर्चा करनी शुरू कर दी थी कि अब इस देश का कुछ नहीं हो सकता। और यही देश का नागरिक है जो कहता है कि आज मेरा देश दुनिया के अंदर ख्याति प्राप्त कर रहा है। यही देश का नागरिक है जिसको उम्मीद जगी है कि अब देश उस दिशा में आगे चल पड़ा है जिस दिशा में हमारे देश को लगभग 50 साल पहले आगे चलते चले जाना था। तो ये देश के नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है और देश के नागरिक के साथ देश के प्रधानमंत्री खड़े हैं। और जिस देश के नागरिक के साथ उसके प्रधानमंत्री खड़े हो जाएं, मुझे लगता नहीं उस देश को दुनिया में कहीं से भी चुनौती मिलने वाली है। हमने बड़ी बड़ी चुनौतियों के साथ लड़ाई लड़ी, हमने बड़ी बड़ी महामारियों को देखा, बावजूद उसके आपने देखा इस देश का नागरिक हमेशा देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा हुआ आया। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, उसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, वो कोई भी राजनीतिक दल क्यों ना हो, क्योंकि भविष्य में अपने बच्चों को जवाब देना है। अगर वो राजनीतिक पार्टी किसी उसके कार्यकर्ता किसी दबाव के अंदर ये काम नहीं कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को जवाब भी नहीं दे पाएंगे। वो मुख्यमंत्री जो अपने प्रदेश को छोड़कर भ्रष्टाचार के पक्ष में सड़कों पर बैठते हैं, उन्हें अपने प्रदेशों को जवाब देना होगा और बोलना होगा कि नहीं, अगर भ्रष्टाचार है तो मैं भी इसकी खिलाफत करता हूं।
मुझे पहले देश को आगे रखना, अपने प्रदेश को आगे रखना, उसके बाद मैं देखूंगा कि मेरी राजनीतिक पार्टी मुझे किस एजेंडे पे आगे चलाना चाहती है। हर किसी का अपना अपना कर्तव्य, हर किसी का अपना अपना योगदान है। अब अपने योगदान और अपने कर्तव्य को किस तरीके से निभाते हैं, ये देश की जनता अब आंखें खोल करके देखती है। अब इस देश की जनता पल पल की खबर रखती है। इस देश की जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता। इस देश में देशभक्तों ने, देश में स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपने योगदान दिए हैं, उन योगदानों का कर्ज इस देश की जनता चुकाना जानती है। लेकिन उस कर्ज को चुकाने के लिए कोई एक या दो ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। हर उस व्यक्ति का जिसका योगदान रहा है, उसके परिवार की सेवा करना, उसके परिवार का ध्यान रखना। हर वो व्यक्ति जो अपना परिवार छोड़ करके दूसरे देश बंटवारे के बाद यहाँ आया है, उसकी सोच को आगे लेकर के जाना। राजीव जी, ठीक है, आपने जो भी रखे, मुझे लगता है कि इस पूरे भाषण को या इस पूरे उद्बोधन को, मेरे दो शब्द इसमें ये है कि ये एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह है। जो 5 प्रण उन्होंने कराए हैं उसमें सब और इंक्लूसिव, जैसे विजय जी कह रहे थे कि उसमें कुछ छूटा नहीं है। अगर आप उसकी डिटेलिंग में जाएंगे तो फिर वो सारी चीज़ें आएंगी जिसकी यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए। लेकिन मैं एक पॉइंट और हार्प करना चाहता हूँ जिस पर मैं आप लोगों के व्यूज़ भी जाऊँगा। उन्होंने नारी शक्ति के बारे में करीब 3-4 बार बोला, और हिंदुस्तान की आधी आबादी का अगर आप वर्किंग सिस्टम में कंट्रीब्यूशन देखें तो अभी भी बहुत कम है, 8-9% से ज़्यादा नहीं है जो वर्किंग का है। लेकिन एक और बड़ी बात उन्होंने कही जो बहुत महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा कि भाषा के इस्तेमाल के ज़रिए महिलाओं को जो रोज़ अपमान किया जाता है, सीधे सीधे कहें जो गालियाँ इस्तेमाल करते हैं लोग, वो बहुत ही ख़राब बात है, उससे बचना चाहिए। और नारी शक्ति को आगे बढ़ने में आप जितनी मदद कर सकते हैं वो करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये डेवलपमेंट के उस मॉडल को कैरी करता है कि आपकी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको आप रीप करना चाहते हैं, उसकी आधी आबादी अभी काम से नहीं जुड़ी हुई है। ये डेटा है वर्ल्ड बैंक का, ये मेरा विचार नहीं है कि आपकी वो वर्किंग आबादी जो काम कर सकती है, जो कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो काम नहीं कर पा रही है। इसलिए उसको आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र में उसको आगे लाना है। और जो गाली वाली बात कही वो बहुत ही ज़रूरी बात है कि आप महिलाओं का दैनंदिन जीवन में कितना सम्मान करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गुस्से में डायरेक्टली उन्हीं को कुछ कहते होंगे, लेकिन आपसी बातचीत में भी आप अपनी भाषा का स्तर जो लेके आते हैं उससे कहीं ना कहीं ये छवि बनती है कि आप किस मानसिकता से सोचते हैं। तो ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट था जो हार्प किया है। तो खैर ये तो सबके विचार थे। अब मैं एक एक करके करता हूँ, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। शिवकांत जी, इस जो 5 प्रण है इसमें ऑल इंक्लूसिव है। जब वो बात करते हैं कि अनुसंधान को हमें जोड़ना है, तो ये किसी से छिपा नहीं कि पिछले 75 सालों में R&D में भारत में कितना खर्च हुआ है। कंपनीज ने नहीं खर्च किया, देश ने नहीं खर्च किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब वो थ्रस्ट लाया जा रहा है कि नहीं, आपको खुद ये रिसर्च करके आगे बढ़ना, क्योंकि अगर वो 25 साल का विजन है विकसित देश का, तो बिना अनुसंधान के कैसे काम चलेगा? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े संस्थान बने और जिनमें अनुसंधान पर जोर दिया गया। हाँ, कंपनियों ने इस पे जोर नहीं दिया। कंपनियों से नीचे हट करके जो छोटे मोटे रोजगार धंधे हैं, जैसे खेती है, उदाहरण के तौर पर खेती से ही क्यों ना शुरू हो अनुसंधान। आप नई तकनीक का क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या गांव में इस तरह की समितियां नहीं बनाई जानी चाहिए जो बैठ करके ये तय करें कि भाई इस गांव की जमीन में क्या अच्छा उपज सकता है, और अगर हम मिलकर के उपजाएं तो बेहतर रहेंगे, नहीं मिलकर के उपजाएं तो बेहतर रहेंगे। तो ये जो अनुसंधान की भावना है, ये छोटे से छोटे स्तर से शुरू होनी चाहिए, जिसकी भारत में कमी रही है। अगर इसी की तुलना आप चीन से करें तो चीन का किसान जो इस वक्त अपनी जमीन से, अपने पानी से, अपने जानवरों से कमाता है, वो भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो ये बात सही है कि अनुसंधान की बात होनी चाहिए, लेकिन हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि निजी स्तर पर अनुसंधान की बात होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि स्वप्न दिखाना, सही बात है आपकी कि नेता का यही धर्म है कि वो अच्छा स्वप्न दिखाए, बड़ा स्वप्न दिखाए। लेकिन स्वप्न में और हकीकत में जब बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है तब भी समस्याएं पनपती हैं। मैं आशुतोष जी की इस बात से सहमत हूं कि जब आप सामाजिक समरसता नहीं रखेंगे, जब समाज का एक बड़ा तबका आपके सपने में आपके साथ नहीं होगा, तो आपका सपना साकार करने में दिक्कतें आएंगी। दूसरी ये सही बात है कि उन्होंने महिलाओं पर जोर दिया, क्योंकि महिलाएं तो आधी आबादी हैं, वो सपने में शामिल होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना होगा कि एक बहुत बड़ा तबका है जिसको खाने पीने की समस्या हो गई है,
कम से कम 20-25% लोग ऐसे हैं, उनके रोजगार की बात कीजिए, उनके पास साधन कहाँ से आएंगे? जब साधन आएंगे तभी तो वो सपना देखना चाहेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा रोड मैप की मुझे कमी नजर आई। सबसे जरूरी इस वक्त काम ये होना चाहिए कि चाहे वो औद्योगिकरण की वजह से हो, चाहे वो निर्माण उद्योग को आप बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ जब तक नहीं करेंगे तब तक देश का विकास उस तरह से नहीं होगा। हम दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप चीन से ही सीख सकते थे। चीन ने 1979 में शुरू किया, हमने 1991 में शुरू किया। हम आगे जाते हैं, पीछे आते हैं, आगे जाते हैं, पीछे आते हैं। लगभग 30-35 साल होने को आए, हम वहां के वहां हैं, थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। लेकिन जब तक चीन जैसी रफ्तार हम नहीं करेंगे या चीन से तेज रफ्तार से नहीं चलेंगे, तब तक हम 25 साल में विकसित नहीं हो सकते। तो ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर आगे चल के विचार करना होगा। उसकी मुझे उस रोड मैप की तरफ कोई संकेत मुझे नजर नहीं आया। जी जी, तो एक इसमें एक और जो इससे ध्वनि निकलती है कि नेशन का कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस है। जैसा कि मैं कह रहा कि एक विजन डॉक्यूमेंट। विजय सरदाना जी, आप देखिए आशुतोष जी और शिवकांत जी कम सहमत हैं कि इसमें डिटेलिंग नहीं है और कोई क्लियर फोकस नहीं दिख रहा। आपको क्यों दिख रहा है इसमें फोकस? देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि कोई भी काम इस दुनिया में ना वन आफ्टर नेक्स्ट नहीं होता है, बहुत सारी चीजें पैरेलल चलती। आज आप इनोवेशन की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का सबसे पुराना जो इनोवेशन इंस्टीट्यूट है, मैं उसको ही देखरेख करता हूं। मेरे पास 40 डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर से लेकर स्पेस और डिफेंस तक के। हर डिपार्टमेंट में तरक्की होनी चाहिए, ये उस लीडर का काम होता है। लेकिन हर जगह वही काम हो ये जरूरी नहीं है। कहीं पे हम मैन पावर पे फोकस करते हैं, कहीं में हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं, कहीं हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, कहीं हम पुरानी मशीन को हटा के नई रिप्लेसमेंट ला रहे हैं, कहीं पे हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग में भेज रहे हैं और कहीं पे हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ऐसे ही देश भी चलता है। तो हर चीज अगर प्रधानमंत्री ये कहें कि नहीं आज मैं बात करूंगा समाज की, कल मैं बात करूंगा सफाई की, परसों मैं बात करूंगा बैंकिंग की, ऐसे नहीं होता है। जब आप एक विजन देते हैं तो उसमें जितने तंत्र हैं और जितने डिपार्टमेंट हैं, सबको उस दिशा में काम करना होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो आपको सोशल स्टेबिलिटी भी ध्यान रखनी है। जब आप महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं तो बच्चों की शिक्षा का भी उसी समय काम चल रहा होता है। और जब आप इनोवेशन की बात कर रहे होते हैं तो किसान को टाइम पे पानी और बीज और खाद मिल जाए, ये प्लानिंग भी पैरेलल चल रही होती है। ये आइदर और नहीं होता है डेवलपमेंट में। तो मेरा ये कहना है कि अगर हमारे पास विजन है कि इसमें हमें देश को 25 साल में विकसित राष्ट्र बनाना है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो काम आज हम मान लीजिए धीमी रफ्तार से कर रहे हैं, जिसमें सोशल स्टेबिलिटी, जिसमें डेमोक्रेसी, जिसमें डेवलपमेंट, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें विमेन एम्पावरमेंट, जितने डायमेंशंस हैं समाज के, सबको अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। सिर्फ ये कहने से कि मैं सड़कें बना दूं और सोशल स्टेबिलिटी ना रहे तो भी डेवलपमेंट नहीं होगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र नहीं होगा। क्योंकि जब आप विकसित राष्ट्र की परिभाषा में जाते हैं तो दूसरे चैलेंजेस भी दिखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका विजन क्लियर है और जो काम जिस डिपार्टमेंट का है आप उसी को अच्छा करें। अगर मेरा काम रिसर्च है तो मैं अच्छा काम करूं, मैं अगर लॉयर हूं तो मैं ईमानदारी से इस देश में न्याय की चिंता करूं, अगर मैं यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहा हूं तो ईमानदारी से सीमेंट लगा के अच्छी सड़कें बनाऊं ताकि टूटे नहीं, मेंटेनेंस की कॉस्ट कम हो। अगर मैं टीचर हूं तो मैं ये देखूं कि अगले 25 साल में इस देश के जो युवा शक्ति आएगी वो क्या काबिल होगी, उसकी स्किल सेट क्या होनी चाहिए, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कहने का मतलब हर चीज पीएम नहीं बता सकते 15 अगस्त के भाषण में कि किसको क्या करना है। उसके लिए आपको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट का रोड मैप देखना होगा, इंडिविजुअल डिपार्टमेंट से पूछना होगा कि आप इस मिशन में क्या इसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए योगदान देंगे, बढ़ा रहे हैं और क्या उसमें बदलाव कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आशुतोष जी आपसे जवाब लेंगे इस पे कि आपको और क्या नहीं अच्छा लगा, और हर्षवर्धन जी आपसे भी छोटे से ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से आपका अमृत अड्डा में, जहां पे आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर प्रधानमंत्री जी के उस संबोधन पर बातचीत कर रहे हैं। आशुतोष जी, जब पंचप्रण की बात होती है तो उसमें मोदी जी कहते हैं कि नागरिक कर्तव्य होनी चाहिए। कर्तव्य बड़ा विस्तृत दायरा होता है जिसके मायने हर आदमी अपने अपने हिसाब से लगा सकता है। वो कहते हैं एकता और एकजुटता बनी रहनी चाहिए हर हालत में। तो ये जो इंटीग्रेशन है, जो आप जो सवाल उठा रहे थे, क्या ये उसका जवाब नहीं है? दूसरी तरफ जब वो आप कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं बर्निंग जहाँ पे बातचीत उन्होंने नहीं की, जब वो कह रहे हैं कि हम इसको डेवलप करना चाहते हैं और उस वर्किंग क्लास को एक्सपेंड करना चाहते हैं, महिलाओं के सम्मान के साथ उनको काम के साथ जोड़ना, उनको विकास के साथ जोड़ना, तो क्या इनसे आपके सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं? देखिए नीरज जी, प्रधानमंत्री के 5 प्रण में एक था अपनी विरासत का सम्मान करना भी था, और किस तरीके विरासत का सम्मान किया जा रहा है उसके प्रति हमें ईमानदारी भी दिखनी चाहिए। इस देश के अंदर लोकतंत्र मजबूत नहीं होता और इस देश के अंदर सैनिक शासन होता अगर नेहरू जी ने लोकतंत्र की नींव को मजबूत नहीं किया होता। और अगर लाल बहादुर शास्त्री ने अगर खाद्यान्न ग्रीन रेवोल्यूशन की नींव नहीं डाली होती तो देश अनाज के मामले में इतना बड़ा नहीं होता आज। अगर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े नहीं किए होते, राजीव गांधी ने अगर टेलीकम्युनिकेशन और सॉफ्टवेयर की नींव नहीं डाली होती, मनमोहन सिंह ने अगर आर्थिक विकास, आर्थिक सुधारों की नींव नहीं डाली होती, अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में फोकस नहीं किया होता, तो क्या आज जहां देश है वहां देश होता क्या? तो अगर हम जो कहते हैं उस पर भी तो यकीन कर, आज नेहरू को आप इरेज करने की कोशिश करते हैं। नहीं कहा, उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण में, उन्होंने ग्रेटिट्यूड किया, उन्होंने सबका नाम लिया बाकायदा। एक मिनट, जो अमृत महोत्सव के मौके पर जो महान विभूतियों की तस्वीरें दिखाई पड़ती हैं, उसमें आप नेहरू का तो बहुत छोटा कर देते हैं या उनको गायब करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहना है कि ठीक है, कांग्रेस पार्टी से आपकी लड़ाई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, होनी भी चाहिए। इस देश के अंदर विचारों की लड़ाई होनी चाहिए, विचारधाराओं की लड़ाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके घर्षण से ही देश आगे बढ़ेगा। अगर घर्षण नहीं हो, देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं विरासत का सम्मान हो, तो जिस प्रधानमंत्री का और आजादी की लड़ाई में जिन लोगों का योगदान था उसका भी सम्मान होना चाहिए। उसको डिमीन करने की, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश नहीं होनी। यह अकारण नहीं है कि कभी अभी 3 दिन पहले सी वोटर का सर्वे आया और जिसने कहा कि इस देश के अंदर 48% लोग कहते हैं कि देश का लोकतंत्र खतरे में है। ये इस पर भी चर्चा होनी चाहिए, आखिर पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ऐसा क्या हुआ कि देश के लोकतंत्र के प्रति लोगों के अंदर। लेकिन वही लोग ये भी कहते हैं कि उनको प्रधानमंत्री मोदी पर ही भरोसा सबसे ज्यादा, उनके आसपास भी कोई नहीं ठहरता। वही लोग, देखिए, अगर जब मनमोहन सिंह थे तब भी लोग यही कहते थे। मैं आई.के. गुजराल के जमाने का सर्वे आपको निकाल के दिखाता हूं, क्योंकि मैंने किया है सर्वे, इसलिए मैं जानता हूं। उस बहस में नहीं पड़ते आप। लेकिन क्या ये खतरे की घंटी नहीं है कि लगभग हर दूसरा आदमी ये मान रहा है सर्वे में कि देश का लोकतंत्र खतरे में है? किस वजह से खतरे में, मैं उस बहस में नहीं जाता हूं। लेकिन जनवरी के महीने में वही सर्वे कहता है 43.5% लोग मानते थे कि देश का लोकतंत्र खतरे, और पिछले 6 महीने में वो बढ़ के 4.5% और बढ़ गया। तो मैं जो सवाल खड़ा कर रहा था कि प्रधानमंत्री जी अच्छी बातें करें, कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस देश के अंदर जो एक सवाल ये भी तो पूछना चाहिए कि हमारे देश का पूंजीपति दुनिया के 4थे नंबर सबसे अमीर आदमी हो रहा है, उसने कौन सा ऐसा अनुसंधान किया है? आप जब स्टीव जॉब्स की बात करते हैं तो उसका अनुसंधान आपको दिखाई पड़ता है। आप जकरबर्ग की बात करते हैं तो उसका अनुसंधान दिखाई पड़ता है। आप गूगल की बात करते हैं तो अनुसंधान दिखाई पड़ता है, ट्विटर अनुसंधान दिखाई पड़ता। हमारे यहाँ जो अरबपति नहीं बल्कि खरबपति बने बैठे हुए हैं, उन्होंने कौन सा संविधान, कौन सा ब्रांड ग्लोबल लेवल पे बनाया है? अंबानी ने कौन सा ग्लोबल ब्रांड बनाया है? अडानी ने कौन सा ग्लोबल ब्रांड बनाया है? टाटा ने कौन सा ग्लोबल ब्रांड बनाया? इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ पैसा कमा लेना अगर मोटिव होगा इस देश का, तो जाहिर सी बात है हम कभी बुनियादी साइंस के बुनियादी अनुसंधान पर काम नहीं करें। और आखिरी बात मैं कहता हूं, चीन क्यों आगे है? चीन ने 1979 में, शिवकांत जी ने उसका जिक्र किया, जब डेंग ज़ियाओपिंग ने अपने हाथ में कमान ली, 2 मंत्रालय उन्होंने अपने पास रखे, सिर्फ 2, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन। उन्होंने कहा कि ये जब तक इस पर काम नहीं होगा तब तक चीन आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एजुकेशन को जो है बहुत ही गलीस दर्जे का डिपार्टमेंट, आपके पास डिफेंस है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपके पास होम मिनिस्ट्री बड़े खुश हो जाते हैं, फाइनेंस आपके पास बड़े खुश हो जाते हैं। और जो मैं इस पर लंबी चौड़ी बात कर सकता हूं कि डेंग ज़ियाओपिंग ने किस तरीके से एजुकेशन के अंदर बदलाव किया, साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर बदलाव किए। तो बात करना अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय, प्रधानमंत्री अच्छी बात करते हैं। आपकी बात बहुत बढ़िया है, वो इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने कहा ना कि रिसर्च पे हम लोगों को और फोकस करना है। ठीक है, हम लोगों ने बीच में कोरोना की एक वैक्सीन विकसित कर ली थी इंडिजिनस, वो भी मदद लेके की थी, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन कर ली थी। बाकी एक पूरी स्वदेशी कर ली थी जिसमें किसी की मदद नहीं थी।
हमको उसको रिगार्ड करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल आपने ये उठाया कि चीन कैसे निकल गया, जितना मेरी समझ है सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ही मजबूत लीडरशिप थी। अगर लीडर मजबूत होता तो काम हो जाते हैं। खैर, हर्षवर्धन जी, आशुतोष जी बिल्कुल कन्विंस नहीं है। उनका मानना है कि बोलचाल में, बातचीत में और एक्चुअल में बड़ा फर्क है। नीरज जी, मुझे लगता है कि अभी जब हम लोग बातचीत करने आए हैं तो प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण पर बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छा है कि आशुतोष जी ने देश को एक ऐसी जानकारी दे दी जो किसी को पता ही नहीं है। इन्होंने कह दिया कि अगर नेहरू जी न होते तो देश मिलिट्री शासन में चला जाता। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये तथ्य, कहाँ से आया है, कैसे आया। और देखिए, हम सबको ईमानदार होना चाहिए, पत्रकार के तौर पर तो बहुत ईमानदार होना चाहिए। इन्होंने क्या क्या नाम लिए मैं दोहराता हूं, दर्शकों ने सुना होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना एकांगी दृष्टिकोण रखकर आशुतोष जी इस बहस में आए हैं। इन्होंने नेहरू जी को कहा कि भैया मिलिट्री शासन हो जाता, लोकतंत्र सिर्फ नेहरू जी लेकर आए। मैंने जब शुरू किया तभी कहा था नेहरू जी से लेकर मोदी तक सबका नाम लिया था और सबको फिर से कह रहा हूं, लेकिन नेहरू जी ने मिलिट्री शासन रोककर लोकतंत्र लाने में मदद की। इंदिरा जी ने बांग्लादेश तोड़ दिया और राजीव गांधी क्या किया, कंप्यूटर क्रांति लेके आए। हम मान लेते कि बहुत ईमानदार हैं आशुतोष जी, लेकिन जैसे ही गांधी परिवार से बाहर आए, क्या बोला उन्होंने, सुना आपने? उन्होंने कहा कि जो क्रांति 1991 में मनमोहन सिंह ने की, अरे मनमोहन सिंह थे कौन? आपने नेहरू जी के समय के किसी मंत्री का नाम याद नहीं रखा, इंदिरा जी के समय के किसी मंत्री का नाम याद नहीं रखा, राजीव गांधी के समय के किसी मंत्री का नाम याद नहीं रखा। यह प्रधानमंत्री ये गुलाम मानसिकता है। और जैसे ही आप आए 1991 की आर्थिक क्रांति, जो इस देश की क्रांति और पहले होनी चाहिए थी, दुर्भाग्य से एक समाजवादी चंद्रशेखर प्रधानमंत्री जब थे तो देश का 20 टन सोना तो गिरवी चला गया था, 49 टन के लिए और साइन हो गया था। उसके बाद नरसिंहा राव ने देश के आर्थिक उदारीकरण की सबसे बड़ी नींव रखी, एक साहसी प्रधानमंत्री के तौर पर। लेकिन चूंकि वो गांधी परिवार से नहीं थे, इसलिए गुलाम मानसिकता से बाहर आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें नहीं दिखता कि मैंने जो कहा कथनी करनी, R&D, आपने वैक्सीन कहा, दुनिया तमाशा कर रही थी, हमारे पत्रकार बंधु भी तमाशा कर रहे थे कि जॉनसन एंड जॉनसन ले आओ, फाइजर ले आओ। भैया क्यों भाई, जब हम अपना कर लेंगे तो क्यों ये तमाशा कर रहे हो? खूब तमाशा किया, हमारे देश के वैज्ञानिकों को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं की। और लोग कह रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अरे भाई कम से कम बात करते वक्त अपडेटेड होना चाहिए, अद्यतन, हिंदी में शब्द है अद्यतन होना चाहिए। अद्यतन क्या है? भारत स्पेस टेक्नोलॉजी में सबसे तेजी से इसी 8 वर्षों के दौरान बढ़ा है। भारत ने वहां जिस तरह की उपलब्धि हासिल की है वो कभी नहीं हुई। भारत पहली बार ये महत्वाकांक्षा करता है कि जैसे आप गूगल मैप के जरिए भारत को देखते हैं, वैसे ही नाविक मैप के जरिए देखते हैं। हाँ, ये सही है, हमारा भरोसा समय पर नहीं बनेगा, मोनोपोली उनकी लंबे समय से, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हम चाइना की तरह तानाशाह थोड़ी ना है, हम तानाशाह नहीं है ना कि बच्चे पैदा करने तक पे रोक लगा देंगे। हम अवेयर करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, हम धीरे धीरे लेके आते हैं वहां तक। नहीं किया हमने कत्लेआम चाइना की तरह, हमने नहीं किया थियानमेन चौक। हम नहीं है कम्युनिस्ट कंट्री, हम दुनिया के आदर्श लोकतंत्र हैं, जिसमें कभी कोई भी किसी विचारधारा का प्रधानमंत्री होगा तो अपने तरीके से चलेगा, दूसरी विचारधारा का होगा तो अपने तरीके से चलेगा, लेकिन जनता को हम कभी रौंदेंगे नहीं। मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण बात है जो देश के लोगों को समझ में आ रही, और इसीलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस तरह के मैंडेट आ रहे हैं जो लगातार आपको धीरे धीरे एक दशक में दिखाई दे रहे हैं। आपने नाविक मैप का जिक्र किया। नाविक वर्ल्ड का लेटेस्ट मोस्ट एडवांस्ड मैप है जिसका इस्तेमाल यूएस भी कर रहा है। वो भी मानता है कि इससे एडवांस हम नहीं बना पाए अभी तक, ये हमारे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने बना के दिया है। तो नाविक तो बहुत अच्छी बात है। जेटली जी, वो जो कि सर्वे का जिक्र किया, तो मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। भाई एक तरफ करें लोकतंत्र को खतरा है सर्वे, वही सर्वे के रिस्पोंडेंट कह रहे हैं कि इससे बढ़िया प्रधानमंत्री कोई हो ही नहीं सकता और हम उन्हीं के साथ जाएंगे। ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन कैसे, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे?
वाजपेयी जी एक बार दोबारा रिपीट करेंगे, बीच में थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू था, मैं आपको प्रॉपर्ली सुन नहीं हाँ, पा रहा। मैं कह रहा कि आशुतोष जी ने एक सर्वे का जिक्र किया जो मूड ऑफ द नेशन हर 15 अगस्त 26 जनवरी को किया जाता है। उसमें उन्होंने सर्वे का हवाला दिया कि लोकतंत्र खतरे में, इसको 40% से ज़्यादा लोग मानते हैं, 40-42 जो भी नंबर दिया उन्होंने। लेकिन उसी सर्वे में ये कहा गया कि मोदी जी सर्वप्रिय प्रधानमंत्री हैं और उन्हीं को लोग दोबारा देखना चाहते हैं। उसके बाद जो नीचे हैं उन सबको जोड़ दो तो भी आधे के आसपास नहीं पहुंचते हैं। नहीं, दो बातें हैं। पहली बात तो मैं इस पूरी डिबेट के अंदर मुझे लगा कि आज जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस 15 अगस्त के जो अपना भाषण था वो देश की जनता को समर्पित कर दिया और सारा योगदान देश के विकास में, देश के निर्माण में उन्होंने जनता को ही दिया। तो ये जनता ही है जो हमें बार बार चुनती है, ये जनता ही है जो चुनाव करती है कौन बेहतर और कौन बुरा है। और इस देश की जनता ने देश के प्रधानमंत्री के साथ एक बार नहीं बार बार खड़े होने का, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में देखा हो, चाहे प्रधानमंत्री और दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में, तो ये देश की जनता अपनी मोहर लगा चुकी है। अब मुझे लगता नहीं किसी और मोहर की ज़रूरत है। और जो अभी आशुतोष जी की मैं बात सुन रहा था, मुझे थोड़ी हैरानी हुई कि हो सकता है कि इनके मन में क्या है, लेकिन फिर से वही बात उन्होंने बोली जिस बात को मैं पहले दोहरा चुका था कि इस देश के अंदर स्वतंत्रता में सबका बराबरी का योगदान था। मुझे लगता है हर जी ने बहुत अच्छा बेहतर तरीके से उस क्वेश्चन को उठाया कि आपने कितने मंत्रियों का नाम लिया। अब घूम फिर के फिर हम परिवार के पास आ गए। हमने देश के आज़ादी का पूरा क्रेडिट एक परिवार को दे दिया। और अभी भी देखिए हमने 3 बार नाम लिया, जवाहरलाल नेहरू जी का लिया, इंदिरा जी का लिया, फिर राजीव जी का लिया। मतलब लाल बहादुर शास्त्री जी आपने एक बार जरूर नाम लिया, लेकिन आपने पूरे देश को दरकिनार कर दिया। मुझे लगता है इस मानसिकता से बाहर निकलने की बहुत सख्त जरूरत है। और इसी बात के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये जो हमारे अंदर थोड़ा सा अंश गुलामी का बचा है ना, ये भी हमें बाहर निकाल करके छोड़ना है। इस देश में हो सकता है दूर दराज के इलाकों में रहने वाला पिछड़ी जाति से आने वाला एक सांसद या एक विधायक हो सकता है बहुत बेहतर काम करता होगा, उस वक्त भी करता होगा और आज भी कर रहा होगा। उसकी चर्चा होना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति की चर्चा होना बहुत जरूरी है जिसके योगदान से एक समाज का वर्ग बहुत आगे अपलिफ्ट हो रहा है। जो हमारे पर्यावरण में योगदान दे रहा है उस व्यक्ति की चर्चा होनी चाहिए। जो अनुसंधान में योगदान दे रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये क्या हम घूम फिर के फिर वही 2 और 3 नामों के बीच में उलझ के रह जाते हैं। तो हमारे अंदर से जब तक ये गुलामी की मानसिकता नहीं निकलेगी तब तक हम केवल उन नामों की चर्चा करते चले जाएंगे जिन नामों से आपने इस देश को लगभग 70 साल तक गुमराह करके रखा। एक एक व्यक्ति क्यों नहीं हम चर्चा करते हैं? आज हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। इतनी बॉलीवुड की मूवीज बनती हैं जिसके अंदर कितने कितने कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जिनके बड़े बड़े योगदान रहे हैं, लेकिन हम तो अनजान थे उन बातों से। आपने देखा हमारे पाठ्यक्रम तक को भी सीमित कर दिया गया था। पाठ्यक्रम में भी जो हमारे को योगदान बताया गया वो चंद लोगों का बताया गया। अरे इस देश के अंदर हजारों लाखों लोगों ने अपना खून बहाया है, हजारों लाखों लोगों ने खून बहा है, तो उनके खून की वैल्यू हमारे को भी रखनी चाहिए। उन्होंने जेल की सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी निकाली है, हमें उनके बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। हमने हमेशा चर्चा को सीमित कर दिया चंद लोगों के बीच में, और इस मानसिकता से अगर हम बाहर ना निकले तो मुझे लगता है हमारे देश को भविष्य में, क्योंकि देश की जनता तो जागरूक है, और जहां जहां पर अभी भी अभाव कहीं नजर आता है मुझे लगता है उनको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा। हम नहीं कहते हमारी तारीफ करिए, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करिए, हम नहीं कहते हैं जी राजीव जी, लेकिन उनकी तारीफ जरूर करिए जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है। हाँ, नरसिम्हा राव का नाम तो लिया नहीं। मैं तो मानता हूँ कि वो 91 में जो डिसाइसिव मूवमेंट था इंडियन इकोनॉमी का वो वहीं से शुरू हुआ था। एनीवे आशुतोष जी आप जवाब दे 30 सेकंड दीजिए, बहुत लंबा मत कीजिएगा, लड़ाई झगड़े के दिन नहीं है। 30 सेकंड। हाँ, अनम्यूट तो करिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी बात लोगों को इतनी चुभ जाएगी। मुझे इस बात का अंदाजा होता तो मैं शायद इतनी चुभती हुई बात नहीं कहता। ये सच में नरसिम्हा राव का नाम नहीं लिया क्योंकि दिमाग से मिस हो जाता है, लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अंग्रेजों के जमाने में माफिया मांगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो चिट्ठी बंगाल के गवर्नर को लिखी थी, वो अब भाषण दे रहे हैं कि गुलामी क्या होती है। जिन्होंने कहा था क्विट इंडिया मूवमेंट को कैसे क्रश करना है, वो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी की लिखी हुई चिट्ठी, और मुस्लिम लीग के साथ जो मुस्लिम लीग भारत के बंटवारे का कहानी लिख रहा था, उसके साथ बैठकर सरकार में गुलछर्रे उड़ा रहे थे। सिर्फ यहां ही नहीं, बंगाल में नहीं, सिंध में भी उड़ा रहे थे। अब वो बैठ के लोकतंत्र की बात करने लगे हैं। तो ये जो इतिहास है, इतिहास को झुठलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
अगर ईमानदारी की बात है तो नेहरू को भी आप उसी तरीके से रखना चाहिए जिस तरीके से आपने देश के बाकी लोगों को रखा है। जी। आप नेहरू को इरेज करके आप क्या साबित करना चाहते हैं इस देश के अंदर? और अगर 48% लोग इस देश में मानते हैं लोकतंत्र खतरे में है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये भी तो सवाल पूछा जाना चाहिए। या सिर्फ बैठ के हम यहाँ पे सत्ता के साथ जुड़ के पत्रकारिता पूछा गया ना आशुतोष जी, मैं कह रहा हूँ सत्ता के साथ जुड़कर पत्रकारिता करें, फिर ईमानदारी की बात करें, ये बात तो ठीक नहीं है ना। आशुतोष जी नहीं, रुकिए ना सर, समय एकदम समाप्त हो रहा। पहली बात तो ये कि उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया, आप कह रहे कम लिया और ज्यादा लेना चाहिए, ठीक है वो लग रखिए। जिन लोगों का आप बार बार हवाले दे रहे हैं 48%, उन्हीं लोगों ने कहा कि मेरे को यही पीएम चाहिए। आप इसको क्यों नहीं हाईलाइट करते? ये महत्वपूर्ण पॉइंट है सर। मैं कहता हूं कि इस देश के अंदर जहां लोकतंत्र जिसकी हम गाथा गाते हैं 48% लोग, हर दूसरा आदमी, अरे वही उसी सर्वे में गाथा ये गाई गई है कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी जी चाहिए। आप इसको भूल जा रहे हैं बार बार, इसलिए लगता है कि उसमें कुछ लोचा है। लोचा ये है कि 48% लोग अब आपने अपने हिसाब से आपने पिक कर लिया एक नंबर की, मेरे को इस पे बात करनी है। दूसरा नंबर आप बात ही नहीं कर रहे हैं। एक मिनट, मैंने तो ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी की वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में, मैंने तो ये नहीं कहा कि आरएसएस की वजह से देश का लोकतंत्र खतरे में। लेकिन देश की जनता ये जानती है, ये चाहती है कि वही ठीक करेंगे इसको, मुझे वही आदमी चाहिए। तो फिर आपका तर्क वहां पे कॉन्ट्रडिक्शन होता है यार। आपने भी दोनों बातें बोलनी चाहिए थी, नहीं होना चाहिए। आपने भी एक बात बोली, दोनों बातें बोलते ना फिर आप। मैं कह रहा हूं अपराध बोध से ग्रसित नहीं होना चाहिए। मैंने तो ये नहीं कहा कि देश का लोकतंत्र नरेंद्र मोदी के अच्छा, तो आप अपराध बोध से ग्रसित नहीं, जब नेहरू आप कह रहे नेहरू का कम नाम लिया तो ये अपराध बोध नहीं है? उन्होंने लिया ना नाम, मैंने कहा ना, मैंने तो मोदी जी का नाम नहीं लिया कि उनकी वजह से लोकतंत्र खतरे में। तो मैं कह रहा हूं वो सर्वे किसके बारे में? अरे आपके नाम न लेने से क्या पता चलता है वो सर्वे है किसके बारे में? सर सरकार के बारे में सर्वे है सर। आप भी क्या मैं कह रहा हूं, आप आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हाँ, क्या ये खतरे की बात नहीं है कि 48% लोग कह रहे हैं देश में लोकतंत्र खतरे में? मैं कह रहा हूँ वो अगर नहीं है तो बोल दीजिए। और मैंने कहा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ना कि उस सर्वे में फिर उन लोगों ने क्यों चुना उस आदमी को जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है? आपने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने आपकी बात को ध्यान से सुना, मैंने उस सर्वे को 4 बार पढ़ लिया है सर, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे। मैंने कहा कि बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज को छोड़ के कहीं भी लोकतंत्र, हाँ वो तो सर बोलना ही पड़ेगा, मजबूरी है आपकी, फैक्ट है वो। बोलना नहीं पड़ेगा, मैं सच मैं सत्ता के साथ जुड़ के पत्रकारिता नहीं करता हूं, इसलिए मुझे बताने की कोशिश। हर्षवर्धन जी मुस्कुरा रहे हैं। सर आशुतोष जी समय एकदम खत्म हो रहा है, रिएक्शन ले लें उनका। आशुतोष जी की बात चल रही थी, हर्षवर्धन जी 30 सेकंड में, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, समय शो खत्म करना है मेरे को जी। मैं 30 सेकंड भी नहीं लूंगा नीरज जी, 20 सेकंड। देखिए लोकतंत्र खतरे में है, ये बहुत पुराना नारा है। कभी वो बंदूक की गोली वाली क्रांति से निकलता था, कभी वो जाने किस किस तरह के सरोकार से फैक्ट्रियां बंद करा के निकला, कभी किसानों को हसिया हथौड़ा थमा के बर्बाद करके खेती में निकला। इस देश की हर बर्बादी को करने वाले तमाशा बनाते हैं कि हम सरकारों के साथ नहीं रहते। इन्होंने ठेकेदारी ले ली देश की बुद्धिजीविता की, बर्बाद करके रख दिया। और देश अपने हिसाब से अब सोचता है ना, तो लोकतंत्र कितना मजबूत है अंदाजा लगाइए। इस देश में कहा जाने लगा था कि बिना गठजोड़ के सरकार नहीं चलेगी। पत्रकार हंसते हुए घूमते थे ये पावर कॉरिडोर में कि अरे फलाना नेता को फलाना से मिला दिया। सब आजकल बेकार हो गए हैं क्योंकि जनता की ताकत आ गई है। पूर्ण बहुमत की सरकार है, लोकतंत्र की मजबूती का प्रमाण है ये। इससे बड़ा क्या मूड ऑफ द नेशन होगा, कौन सा सर्वे होगा? ये आप स्टार्ट पॉलिटिकल पार्टी का ये सरसन है और कुछ नहीं। सर मैं माफी के साथ चाहूंगा क्योंकि समय हम लोगों का हो गया। अमृत महोत्सव का मौका है और यही लोकतंत्र है। देखिए हमारे सब जगह बैठ के अपने अपने विचार रख रहे हैं और रखना चाहिए, ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन मैं शो समाप्त करूँ उससे पहले जो कि एक समअप कर दूं मैं कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया उसमें उन्होंने 5 प्रण रखे हैं अगले 25 साल के लिए कि उनको देश को कैसे आगे ले जाना है, जिसमें विकसित भारत बनाना है, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी है, हर तरह की गुलामी की मानसिकता से दूर रहिए, विरासत पर, अपने नॉलेज पे, अपनी संस्कृति पे गर्व कीजिए, एकता और एकजुटता पर स्पेशल फोकस रहना चाहिए और नागरिक कर्तव्य, नेशन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कैरेक्टर बिल्डिंग पे नहीं जाएंगे तो बहुत दिक्कत जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने जो नारी शक्ति के उत्थान, उनको हर क्षेत्र में आगे लाने की बात कही है, वो इसका जिस था जो एक विजन डॉक्यूमेंट की तरह देखना चाहिए नेक्स्ट 25 ईयर्स में कैसे होगा। और इसको फिर आप आगे धीरे धीरे एलोबोरेट होते हुए दिखेंगे। लेकिन एक बात जो मैं अपनी तरफ से, आवाज़ की तरफ से ही कह रहा हूँ कि जो आम बोलचाल की भाषा में लोग गालियों का इस्तेमाल करते हैं उसकी तरफ प्रधानमंत्री जी ने भी इशारा किया, उससे बचना चाहिए। एक संस्कारित भाषा होनी चाहिए क्योंकि वो जो गालियाँ होती हैं वो कहीं ना कहीं महिलाओं की तरफ इंगित होती हैं, जो कि एक बहुत ही अक्षम्य है और अस्वीकार्य है बिल्कुल किसी भी हालत में। और मैं ये मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जब स्वच्छता अभियान का नारा दिया था तो उसको देश ने स्वीकारा, माना और आज भी उसका पालन कर रहे हैं।
वैसे ही मुझे लगता है कि लोग इसको अपनी आम बोलचाल की भाषा में भी गालियों से मुक्ति पाएंगे। एक सभ्य और शरीफ भाषा इतनी मुश्किल नहीं कि आपको हर बात के लिए गुस्से के इजहार करने के लिए गाली देनी पड़े। आप सबको एक बार फिर से अमृत महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आराम से एंजॉय करिए, स्वस्थ रहिए, हेल्दी भारत बनाइए, विकसित भारत बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।